हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि ब्राह्मण साहित्य के आपको सभी पाठ बता दिए गए थे। उन पाठों में क्या क्या है, क्या क्या वर्णन है, क्या बता दिए गए थे। फिर ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आपको बता दिया गया है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आपको बौद्ध साहित्य बता दिया गया है, जैन साहित्य बता दिया गया है। अब जो इसका यानी इसका ब्राह्मणोत्तर का जो अगला पार्ट है वो है लौकिक साहित्य। तो अब देखते हैं लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या है और उसके बारे में क्या बताया गया है, उसको हम देखते हैं। तो ये देखते हैं लौकिक साहित्य की तरफ। तो लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो लौकिक साहित्य का अर्थ क्या होता है? लोक संवेदना। लोक संवेदना का मतलब क्या होता है? लौकिक साहित्य। लोक संवेदना का मतलब क्या होता है? लौकिक साहित्य। लोक संवेदना का मतलब ये होता है कि जैसे कहीं पर संवेदना का मतलब होता है बातचीत। संवेदना का मतलब क्या होता है? बातचीत। यानी कहने का मतलब बातचीतों से कुछ बातें जो उत्पन्न होती हैं उनको जिस पाठ में रखा गया है उस पाठ को हम बोलते हैं लौकिक साहित्य। अब इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी इसके अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा गया है। यानी याद रखेंगे कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और जीवनियों को रखा गया है। आगे चलते हैं तो लौकिक साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? तो याद रखेंगे लौकिक साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र। यानी लौकिक साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र, जिसको किसने लिखा था? कौटिल्य। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। यानी चाणक्य कहो या कौटिल्य कहो, दोनों की बात एक ही है। तो याद रखना अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य या चाणक्य ने। अगर इसी अर्थशास्त्र से बात करें तो अर्थशास्त्र जो है ये भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ है। यानी इसके पहले कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं बना जिसमें राजनीति के बारे में कोई उल्लेख हो। तो अर्थशास्त्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन होगा? तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। अगला ये है कि अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो याद रखना मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है और प्लस राजनीतिक ज्ञान मिलता है। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र में दो चीजों का उल्लेख है, एक हमारा है मौर्यकालीन इतिहास, दूसरा है राजनीतिक ज्ञान। इनके अतिरिक्त यानी इस अर्थशास्त्र के अतिरिक्त और सारे ग्रंथ हैं लौकिक साहित्य में, जैसा कि मुद्रा राक्षस है, जिसके लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। यानी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। सोमदेव के लेखक कौन है? कथा सरिसागर क्षेमेंद्र जो है बृहत्तक कथा मंजरी। राज तरिंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। तो याद रखना मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। सोमदेव के लेखक कौन है? कथा सरित सागर। क्षेमेंद्र क्या है? बृहत कथा मंजरी और राज तरिंगिणी कल्हड़। तो ये क्वेश्चन बन सकता सीधे सीधे कि राज तरिंगिणी जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो याद रखेंगे कल्हड़ ने लिखा था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये दोनों मुद्रा राक्षस और राज तरिंगिणी। अब राज तरिंगिणी से अगर देखा जाए तो राज तरिंगिणी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास पता चलता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? तो याद रखना राज तरिंगिणी से। कहां से मिलता है? तो राज तरिंगिणी से मिलता है। और किस शताब्दी में मिलता है? तो 11वीं शताब्दी के अंतर्गत मिलता है। अगला क्वेश्चन ये है कि लौकिक जो साहित्य है, लौकिक साहित्य के कितने भाग हैं? तो याद रखना लौकिक साहित्य के 4 भाग हैं। अब 4 भाग कौन कौन से हैं उन भागों को देखते हैं। तो पहला भाग क्या भाई? रीतिकाल। दूसरा क्या है? श्रृंगार काल। तीसरा क्या है? अलंकृत काल। और चौथा क्या है? उत्तर मध्यकाल। यानी इन चारों पार्ट में लौकिक साहित्य को डिवाइड किया गया है।
इसी तरह यानी हमारा जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य है वो हमारा संपन्न होता है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बाद जो अगला टॉपिक चलता है वो चलता है विदेशियों का विवरण। यानी विदेशियों का विवरण का मतलब ये हुआ कि विदेशी लेखक कौन कौन से आए, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और किसके समकालीन आए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से यानी विदेशी यात्राओं का विवरण में सबसे जो ए पार्ट है, ए पार्ट को देखते हैं। यूनानी लेखक, यानी यूनानी जो लेखक है वो किस भाषा के लेखक थे? रोमन भाषा के। यानी याद रखेंगे जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी जो लेखक हैं वो कौन सी भाषा में लिखते थे? रोमन भाषा में लिखते थे। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि यूनानी जो थे वो लेखक जो थे वो किस भाषा में लिखते थे? तो रोमन भाषा में। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि टेसियस ईरान का राजवैद्य था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेसियस ईरान का राजवैद्य कौन था? तो याद रखना टेसियस, ये जो टेसियस भाई साहब थे ये ईरान के क्या थे? राजवैद्य थे। राजवैद्य का मतलब जानते क्या? यानी राज का वैद्य का मतलब ये होता है कि जैसे अपने यहाँ देखो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, भोपाल हो गया, तो राजवैद्य, राजवैद्य का मतलब क्षेत्रीय वैद्य थे। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि जो सेल्यूकस निकेटर था वो किसका राजदूत था? तो सबसे पहला प्रश्न याद आंसर होगा ये हमारा मेगस्थनीज का। और अगर ये पूछे कि जो मेगस्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत ये भारत कब आया था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। अब यहां से अगर मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। इस इंडिका में यानी इसी भारत से ही नाम दिया था इंडिका। और इस इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया है। यानी कहने का मतलब मौर्य युग में क्या समाज था, वहां की क्या वेशभूषा थी, वहां की क्या संस्कृति थी, वहां के क्या रीति रिवाज थे, इसमें यानी इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? मौर्य का पूरा इंडिका में। और इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना प्लिनी ने। किसने लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। और इसके अंतर्गत क्या है? मतलब नेचुरल हिस्ट्री के अंतर्गत क्या है? तो याद रखेंगे नेचुरल हिस्ट्री के अंतर्गत पेड़ पौधों का वर्णन, खनिज पदार्थों का वर्णन, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख किसमें किया गया है? नेचुरल हिस्ट्री में किया गया है। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी जी हैं। अगला बात करें तो टालमी ने दूसरी शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। तो याद रखना कि जो टालमी थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? जियोग्राफी। और किस शताब्दी में लिखा था उन्होंने? दूसरी शताब्दी में लिखा था। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि भारत और पोरस के संबंधों का उल्लेख। यानी हेरोडोटस वैज्ञानिक थे, उन्होंने मतलब जो है अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। यानी हेरोडोटस की एक पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में उन्होंने बताया है कि भारत और पोरस के बीच जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे। क्या तनाव था, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयां थी, उसका वर्णन किसमें किया? अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला विदेशी यात्री कौन था? यानी भारत में सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? तो भारत में सबसे पहला विदेशी यात्री निकोलो कोटी था। कौन था? निकोलो कोटी था, जो मुस्लिम व्यापारी के भेष में भारत आया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि निकोलो जो कोटी था वो भारत में पहला विदेशी यात्री था और जब भारत आया था तो मुस्लिम व्यापारी के भेष में भारत आया था। अगला ये है कि निकोलो जो कोटी था ये भारत कब आया था? तो याद रखना विजयनगर के राजा
देवराय प्रथम के शासन काल में। यानी कब आया था भारत? विजयनगर के राजा देवराय के शासन काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो निकोलो कोटी था ये भारत में कहां कहां घूमा और कहां से कहां तक गया? तो याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया से, यानी इसने जो यात्रा की है वो दक्षिण पूर्व एशिया से चीन तक का सफर तय किया। यानी जो है ये जो निकोलो कोटी है ये दक्षिण पूर्व एशिया से चीन तक का सफर तय करते हैं निकोलो कोटी जी। इस वजह से यहां से एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना कि भारत में पहला विदेशी यात्री निकोलो कोटी था। इसके आगे हम पढ़ेंगे जो ये था यूनानी लेखक, यानी जो थे इनके अंतर्गत इतनी बातें बताई गई हैं। उसी तरह जो है चीनी लेखक हैं जैसे फायान हो गए, ह्वेन सांग हो गए, तो इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, जय हिंद।